हेलो, वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है। आज हम लोग इस सेशन में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है परम्यूटेशंस। हम लोग यहाँ सीखेंगे कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं। तो और हम लोग पहले जो है वो थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि जो है कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है, किसको परम्यूटेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कंसीडर n ऑब्जेक्ट्स। सपोज कीजिए कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, देन परम्यूटेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है तो परम्यूटेशंस, अगर क्वेश्चन है कितने परम्यूटेशंस हैं उनको अरेंज करने का। n ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया रहेगा कि मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट को एक बार में लेना है। दूसरा एक्टिविटी हो सकती है कि आपको 3 ऑब्जेक्ट को एक बार में लेना है। तो ऐसे करके आप 5 ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि वो डिफरेंट तरीके जिससे अरेंज किया जा सकता है इन n ऑब्जेक्ट्स को बाय टेक, या तो हम लोग बाय टेकिंग सम, मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है तो उसमें से हमें 2 ऑब्जेक्ट लेकर के उनको अरेंज करना है, या 5 ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज करना है। ऐसे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है A B C D E, तो दिया गया है कि 2 ऑब्जेक्ट लेके आप उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो A B B C C D ऐसे करके 5 तरीके होंगे या और भी तरीके होंगे। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन परम्यूटेशन। मतलब अगर 5 ऑब्जेक्ट हैं A B C D E और क्वेश्चन ये है कि आपको परम्यूटेशंस बताना है। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इन विच दिस ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड, है ना। अगर आपको बताना है कि परम्यूटेशन कि 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने साथ में लिया तो कितने तरीकों से, कितने परम्यूटेशंस हमको अरेंज करने के। तो जब हम बोलेंगे कि A और उसके बगल में B को रखा है ना, तो ये एक तरीका होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि B A और A B को एक ही तरीके में काउंट करेंगे। देखिए B A और A B अलग अलग तरीके के काउंट होंगे क्योंकि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको जो ऑर्डर है अरेंज करने का, 2 को हमने अगर एक साथ लिया है A और B, जो ये ऑपरेशंस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको करने का, तो A ले पहले और B उसके बाद ले, ये एक तरीका होगा, और B ले पहले उसके बाद A ले, ये दूसरा तरीका होगा। ठीक है ना, A B और B A एक नहीं होगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, कंसीडर द लेटर्स P Q R, राइट ऑल द परम्यूटेशंस बाय टेकिंग 2 ऑफ देम एट अ टाइम। सेम चीज हो गई। तो P Q R है, ठीक है, और 2 हमें एक साथ लेना है। एक हो सकता है P Q, है ना, दूसरा हो सकता है P R, ठीक, फिर हो सकता है Q P, है ना, और हो सकता है R P, और क्या हो सकता है Q R, और क्या हो सकता है R P। तो यहां देखिए टोटल 6 परम्यूटेशंस हैं। दिए गए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 लेटर्स हैं P Q और R, ठीक है, और हमें परम्यूटेशंस पता करना है कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं इन 3 लेटर्स को व्हेन वी आर टेकिंग 2 ऑफ देम एट अ टाइम, है ना। यहाँ आपने देखा कि ऑर्डर को हमें जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब P Q एक तरीका होगा और ऐसा नहीं कि Q P वही तरीका होगा। P Q और Q P 2 अलग अलग वेज में काउंट किए जाएंगे। यहाँ टोटल 6 परम्यूटेशंस। नाउ परम्यूटेशंस निकालते कैसे हैं, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका सिंबल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, अगेन कंसीडर n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
So the permutations of n different objects by taking r of them at a time can be found as below. मतलब वही बात है जहां वहां पीछे वाले एग्जांपल में क्या था, 3 ऑब्जेक्ट थे, मतलब 3 लेटर्स थे, तो n 3 हो गया और r तरीकों में उन्हें हमें अरेंज करना था, मतलब टेकिंग r एट ए टाइम। तो r का वैल्यू वहां पर क्या था, 2 था। इस वाले एग्जांपल में देखिए कि n, ये जो टोटल है ये n है ना, और 2 ऑफ देम, तो ये जो है वो r। यही बात वहां कही जा रही है कि हमें परम्यूटेशन पता करना है जब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमें r को एक साथ लेकर के इनको अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट्स को। तो कैसे करेंगे, है ना, यही है परम्यूटेशन होगा। इसको कैन बी फाउंड एज, हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास r स्पेसेज हैं और उनमें हमें n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। फिर से समझिए, यहां से ये वाले प्रॉब्लम को हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्पेसेज हैं और इनमें हमें p, q और r को अरेंज करना है। तो ये जो कैपिटल R, ये जो स्मॉल r है, वो यहाँ 2 स्पेस के बराबर हो गया। तो या तो यहाँ हम p, q रखें या यहाँ पे q, p रख दे, है ना। फिर या तो यहाँ पे p, r रखे, r, p रखे, q, r रखे, r, q रखे। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये तो यही हो गई ना, r ऑब्जेक्ट्स को हमें साथ जो लेना था, इसका मतलब ये होगा कि r प्लेसेज हैं, उनमें हमें n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। उसी तरीके से हो गई ये बात। तो यहाँ क्या है, वही बात लिखी हुई है, इट इज सेम एज फिलिंग r वैकेंट प्लेसेज बाय n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स। देखिए r प्लेसेज हैं, है ना, r वैकेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू r। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, ये r वैकेंट स्पेसेज है। अब इसमें जो फर्स्ट प्लेस है ये वाला, इसमें हम कोई सा भी n ऑब्जेक्ट लेके रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ वही बात लिखी, द नंबर ऑफ वेज इन विच द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इज n। क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से हम कुछ भी लेके यहाँ डाल सकते हैं अभी। तो ये एक तरीका होगा। जब हम यहाँ पे, अब हम जब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो सेकेंड प्लेस को फिलअप करने के n-1 तरीके हो सकते हैं। मतलब अब तो n-1 ही ऑब्जेक्ट बचा ना। तो नाउ द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी वन ऑफ द n-1 ऑब्जेक्ट्स, ना। तो n-1 तरीके हो गए। Therefore the number of ways in which second place can be filled is n-1, और उसी को हमने एक यहाँ पे लिख लिया है n-2-1, है ना, सेम ही चीज है। आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली द नंबर ऑफ वेज इन विच द थर्ड प्लेस, यानी कि ये थर्ड प्लेस जो है, ये अब यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हो सकते थे, यहाँ पे n-1 तरीके से फिल किया जा सकता है। अब n-2 ही तो ऑब्जेक्ट बचा है, तो थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, n-2, है ना। तो n-2 इसको हम लोग n-3-1 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ फोर्थ प्लेस जो है उसको फिल करने के n-3, देखिए सेकेंड प्लेस को फिल करने के n-1 तरीके थे, थर्ड प्लेस को फिल करने के n-2 तरीके हैं। मतलब एक जो है n में से घटता जा रहा है वो। तो फोर्थ प्लेस को फिल करने के n-3, है ना, तो इज इक्वल टू n-4-1। तो अब जो 8th प्लेस बचेगा, हाँ, ये जो 8th प्लेस है, इसको फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, n-r-1। मतलब फोर्थ प्लेस को फिल करने के n-4-1 तरीके थे, थर्ड प्लेस को फिल करने के n-3-1 तरीके थे। तो rth प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, n-r-1। ये n- ब्रैकेट में r-1 है, तो n-r+1 होंगे। ठीक है, जब हम ये ब्रैकेट हटा दिए। अब याद कीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने लास्ट सेशन में देखा था। उसमें क्या था, अगर 2 ऑपरेशंस दिए गए हैं a और b, a को करने के n तरीके हैं और b को करने के n तरीके हैं, तो a एंड b दोनों को करने के m इंटू n तरीके होंगे। यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, r है ना। तो पहले को करने के जो है, पहले स्पेस पे फिल करने के n तरीके हैं, दूसरे
स्पेस तो फिल करने के n-1 फिर n-2 एंड अप टू n-r+1, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो वही तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, यही तो हमसे पूछा गया है। तो परम्यूटेशंस को p इंटू ये पैरेंथेसिस में n, r मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ये r रिप्रेजेंट करता है उन ऑब्जेक्ट्स में से कितने को हमें एक साथ लेके वो अरेंजमेंट करनी है ना। इसको हम लोग इस वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं npr से, ठीक है। तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, n इंटू n-1 n-2 एंड अप टू n-r+1। अब देखिए न्यूमरेटर में अगर हम n-r अप टू 3 to 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड भी कर देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इतने से और इतने से ही डिवाइड भी कर देंगे, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें हम किसी दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है वो सेम रह जाता है ना। अब न्यूमरेटर में टर्म क्या हो गया, n फैक्टोरियल। हमने पिछले एक सेशन में देखा था कि n फैक्टोरियल क्या होता है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया n-r फैक्टोरियल, तो यहां लिख दिया। तो npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। यहां हमें परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला मिल गया कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के अगर हमें अरेंज करना है तो ऐसे कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं, वो सिंपली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमने एक फॉर्मूला जो है डिराइव कर दिया, ये थ्योरम भी है। अब एग्जांपल देख लीजिए। अब एक और चीज यहां देख सकते हैं कि मान लीजिए परम्यूटेशन हमें ये कहा जा रहा है कि आपको जो अरेंज करना है उसमें r जो है वो n के बराबर है, मतलब आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आप करें, तो वहां क्या हो जाएगा n p n, r जो है वो n है, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n-n फैक्टोरियल n अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल आपको पता है कि बाय डेफिनेशन 1 होता है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। npn जो है वो n फैक्टोरियल, ये एक और थ्योरम होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस वाले थ्योरम से डिराइव हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कंसेप्ट हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, इवेलुएट 75P2। तो इसको npr से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है, n इज इक्वल टू 75, r इक्वल टू 2 है। npr क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 75 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 75 माइनस 73 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 75 फैक्टोरियल r तो 2 है ना, सॉरी r यहाँ पे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 73। तो 75 इंटू 74 इंटू 73 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 73 फैक्टोरियल, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 इंटू 74। अब वो जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं 8p। यहाँ देखिए npn वाला एग्जांपल आ गया, फॉर्मूला से ही करते हैं। तो यहाँ n कितना है 8 है, r कितना है वो भी 8 है, देयरफॉर 8p8 इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8-8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 0, तो ये इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमने n का भी एग्जांपल देख लिया, सिंपल सा था, ठीक है। अब थोड़ा और एक लेवल और ऊपर चलते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट ये एक्सप्रेशन दिया गया है ना, कि np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। तो आपको ये कंडीशन दी गई है और आपको इसमें से n पता लगाना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला से ही चलते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है np5, तो ये क्या हो जाएगा np5 मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-5,
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 42 इंटू एन की 3, तो वो भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और नीचे हो जाएगा कितना है, हाँ एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए एन फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों साइड से, तो दैट इंप्लाइज क्या बचेगा, साइड जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। ठीक, अब नीचे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर को रहने देते हैं n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे हो सकता है n माइनस 5 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। ये सारा फैक्टोरियल का जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आप लोग इसी चैनल पे पिछले सेशन को आप लोग देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर जो है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। तो खैर जो भी है, यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। देयरफॉर हमें क्या मिला कि यहाँ पे हमें मिल गया कि यहाँ हमने सही किया है। ओके, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है कि देखिए मैं इसको फिर से कर रहा हूं, यहां हम इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहां देखिए इसको कैसे कर सकते हैं कि यहां हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज न्यूमरेटर में ये हो सकता है n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 और नीचे तो वो ये जो है n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, इतना बचा, और इस वाले को जो है हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये बच गया। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कितना था n माइनस 4, n माइनस 4 इक्वल टू 42 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इतना था। ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म था n माइनस 3 भी होगा ना, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 ये था। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ 42 है। ठीक है, तो अब इधर से n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 और n माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 42, यही है ना। ओके, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको दैट इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 42, दैट इंप्लाइज n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 और 3 का हो जाएगा, हाँ, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइड n इंटू n माइनस 10 प्लस 3 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0. तो यहां से आप देखेंगे तो n इक्वल टू -3 और एंड n इक्वल टू 10 जो सॉल्यूशन होंगे, लेकिन n इक्वल टू -3 हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो n इक्वल टू 10 यहाँ हमें ये मिल गया, ठीक है ना. तो यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया. ये एक हुआ. अब एक और देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, ये वाला एक्सप्रेशन, और n ग्रेटर देन 4 होना चाहिए. तो np4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 p4 इज इक्वल टू 5/3. ओके, तो यहां देखिए np4 को अगेन हम लोग लिख सकते हैं. np4 को अगर हम लोग सेपरेटली लिखेंगे तो लिखेंगे ना, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ np4 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4. ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक. और नीचे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें इतना एक्सप्रेशन मिलेगा. उसी प्रकार से n माइनस 1 p4 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक. ये -5 होगा नीचे में, तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, इधर n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n माइनस 1 है ना, n माइनस 1, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे तो n माइनस 5 है, तो इतना कैंसिल हो जाएगा और हमें ये बचेगा. तो अब हम लोग इन दोनों जो हमने फाइंडिंग्स है हमारी, इसको हम लोग ओरिजिनल एक्सप्रेशन में लिखते हैं. सो जो हमारा दिया गया एक्सप्रेशन है वो यहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, हाँ, और डिनोमिनेटर में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 भी है, इज इक्वल टू कितना है, 5/3. 5/3 है. देखिए n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और n माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या बचा यहाँ पे, n डिवाइडेड बाई n माइनस 4 इक्वल टू 5/3. दैट इम्प्लाइज 3n इक्वल टू 5n, यही है ना, 5 इंटू n माइनस 4 ये होगा, पता है. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 3n इक्वल टू 5n माइनस 20. दैट इम्प्लाइज 2n इक्वल टू 20. दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू 10. यहाँ हमने n जो है फाइंड आउट कर दिया. तो यहाँ हमने देखा एग्जांपल्स के साथ कि परम्यूटेशंस को हमने अच्छे से जो है समझाया, सीखा है. कुछ एग्जांपल्स भी किए ताकि हमने पहले परम्यूटेशंस जो थ्योरी समझी थी उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है वो हमने सीखा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो सीखा एग्जांपल्स के साथ. तो आई होप कि आपको परम्यूटेशन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. आपके पढ़ाई में ये वाला सेशन जो है वो काफी हेल्पफुल होगा. तो अगर हेल्पफुल आपको लग रहा है